विवेक को आखिर जिस बात का डर था वही हो गया। वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। जिस तरीके से उसके बारे में बयां किया गया था वो हूबहू वही थी। लेकिन विवेक ये भली भांति जानता था कि जिसको वो देख रहा है वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। विवेक का मानो जैसे वो बुरा सपना सच हो चला था। अब विवेक को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो धीरे से विवेक की तरफ बढ़ती हुई कहती है कि मेरे साथ खेलोगे ना। विवेक की तो मानो जैसे जान ही निकल जाती है। आखिर हुआ क्या विवेक के साथ? विवेक कहाँ गया था? क्या पुणे के उस हॉन्टेड फ्लैट में रुकना विवेक की सबसे बड़ी गलती थी? जानते हैं आज के किस्से में। लेकिन इससे पहले किस्से की शुरुआत की जाए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ के साथ ही लाइक और हाइप करना मत भूलिएगा। किस्सा कैसा लगा आपको अपने कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा जब ये किस्सा पूरा हो जाएगा। विवेक बेसिकली तो मुंबई से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो अभी पुणे में जॉब कर रहा है। विवेक जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी में काम किए उसको काफ़ी समय बीत चुका है। अब विवेक जो फ्लैट्स में रह रहा था, कभी वो शेयरिंग में रहता था या फिर कह सकते हैं कि लगभग वो शेयरिंग में ही रहता था। कई साल उसके जो दोस्त थे, जब वो आए अनजाने थे फिर दोस्त बने, लेकिन किसी ने कंपनी चेंज कर ली या किसी ने लोकेशन चेंज कर ली। विवेक अब जिन लोगों के साथ रह रहा था, विवेक उनके साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। विवेक सोचता है कि मैं अब कोई इंडिपेंडेंट फ्लैट देखना शुरू करता हूँ, क्योंकि अब पहले से तनख्वाह भी ज़्यादा हो चुकी है और कहीं ना कहीं कुछ दूर भी उन्हें लग रहा था। वह हालांकि उनको रहते हुए काफ़ी बरस हो चुके थे, लेकिन जब किसी चीज़ में खामियां निकालने शुरू करो तो फिर एक से बढ़कर एक खामी निकलती रहती है। विवेक अपने जो ब्रोकर है इस प्रॉपर्टी डीलर का, साहिल साहिल पाटिल को कहता है कि भाई ऐसे ऐसे मुझे एक इंडिपेंडेंट फ्लैट चाहिए। अब साहिल पाटिल उसको जो भी फ्लैट दिखाता, या तो वो जो उसके बजट से बाहर होता, या वो उनकी कंपनी से बहुत दूर होता, या फिर वो ऐसी लोकेशन में होता जो विवेक को पसंद ना आती। अब साहिल उसको अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर रहा था और एक दिन वो फिर कह देता है कि विवेक भैया आप मुझे अच्छी तरीके से बताइए कि आपको फ्लैट चाहिए कैसा। तो विवेक कहता है कि भाई देखो, पहली बात तो बजट, दूसरी बात भाई मैं थोड़ा सा ना सुकून में रहने वाला इंसान हूँ। मुझे पता है कि हालांकि ये बड़ा मुश्किल मिलेगा यहाँ पर, लेकिन अगर भाई कोई मिल जाए तो देख लेना। ऑल्दो मुझे कोई बहुत ज़्यादा जल्दी है नहीं। तकरीबन कुछ हफ्ता बीत जाता है। हफ्ते बाद साहिल पाटिल का फ़ोन आता है विवेक को कि भैया एक फ्लैट है, तो अपार्टमेंट है बेसिकली, वहाँ पर एक फ्लैट है, तो अगर आप देखना चाहो तो। अब उस दिन सैटरडे का दिन था और ये जल्दी फ्री हो रहे थे। ये कहते हैं कि हाँ बता कहाँ पे आना है। तो ये कहता है नहीं नहीं मैं आपके ऑफिस में आता हूँ, तो शिवाजी नगर में है फ्लैट। तो जैसे ही ये शिवाजी नगर का नाम सुनते हैं तो ये कहते हैं अरे भाई कहाँ पर लेके जा रहा है, तो वहाँ का जितना बजट होगा ना उतनी भाई मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा। कहता नहीं नहीं भैया, शिवाजी नगर के बिल्कुल साइड एडजॉइनिंग में है और बड़ा अच्छी जगह है, आपको देखोगे तो अच्छी लगेगी आपको। अब ये कहते हैं कि ठीक है भाई देख लेते हैं। अब ये जाते हैं और उसके बाद शिवाजी नगर के बिल्कुल ज्वाइनिंग में जो जगह इन्होंने बोली थी वहां पर जाते हैं। ये जो जगह थी ना, ये कुछ ऐसी जगह थी कि यहाँ पर सिर्फ एक बिल्डिंग थी, 4 मंजिला, और उस बिल्डिंग के आसपास बरगद के पेड़ थे। देखने में वो बिल्कुल पुरसुकून लग रहा था, लेकिन कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। यानी कि ये शाम के 5 बजे का समय था, जहाँ पर अमूमन तौर पर जो बच्चे हैं वो खेलते हुए नजर आने चाहिए पार्क में, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ होनी चाहिए, एक ताजगी होनी चाहिए जिस तरीके की लोकेशन थी, लेकिन उस तरीके का कुछ था नहीं, जो विवेक को काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन अभी विवेक इतनी जल्दी जजमेंटल होना नहीं चाहता था। हालांकि जो बिल्डिंग है वो देखने में पुरानी लग रही थी और उस अपार्टमेंट्स का जो नाम है वो आर से शुरू होता है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, नेचुरली बात है। तो वो अपार्टमेंट्स की तरफ देख के कहता है यार ये तो बिल्डिंग पुरानी लग रही है। तो साहिल कहता है हाँ भैया बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन बड़ी मजबूत बिल्डिंग है। वैसे फिर भी ये कितनी पुरानी होगी भैया, मेरे हिसाब से 45 से 50 साल तो पुरानी होगी। अरे यार कहाँ इतनी पुरानी बिल्डिंग में लेके जा रहा है मुझे। अरे भैया आप फ्लैट देखेंगे, एक बार फ्लैट को देखिए आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अब जो ये बिल्डिंग थी ना, ये जैसे मैंने कहा 4 मंजिला
थी बिल्डिंग, और इसमें टोटल 10 फ्लैट थे, यानी कि हर एक ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक दो दो फ्लैट्स थे। तो ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट हो गया, और इनकी जो इनका फ्लैट था वो था सेकंड फ्लोर पे। अब ये जब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो इनको बिल्कुल दरवाजे के पास जो पहला फ्लैट था उस पर एक बड़ा ही बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है, जो पटवर्धन थे, बकौल साहिल के मिस्टर पटवर्धन को कहा जाता था। तो वो जैसे ट्रेडिशनल होते हैं, मतलब टोपी डाली होती है ना, महाराष्ट्रियन टाइप, उस तरीके के उन्होंने परिधान पहना हुआ था। और ये दुआ सलाम करते हैं, साहिल और इनकी तरफ देख कर ये भी दुआ सलाम करते हैं। तो बस हाँ में सर हिलाते हैं और बड़ा दोनों को घूर के देख रहे थे, जैसे गाँव के लोगों की होती है ना आदत, किसी को घूर के देखना उस तरीके से। यार ये ज़्यादा इतना गौर नहीं करते और सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर देते हैं। थैंक गॉड ये कहते हैं कि भैया तू मुझे सेकंड फ्लोर ही दिखा रहा है, क्योंकि फोर्थ फ्लोर तक तो वैसे ही सांस साफ हो जाती है, यहाँ पर लिफ्ट तो लगी नहीं थी। अब जब ये सेकंड फ्लोर खोलते हैं तो देखते हैं कि जो फ्लोर है वो मतलब बिल्कुल जैसे ये जो जब गए थे तो अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था, और पुणे में अप्रैल के महीने में गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। तो यानी कि बाहर इनको पसीने आ रहे थे, लेकिन जैसे ही अंदर ये जाते हैं इनको तो ऐसे लग रहा था कि जैसे एसी लगा हुआ है, बिल्कुल ठंडक। तो ये पूछते हैं कि भाई इतनी ठंडक क्यों आ? कहते हैं अरे भाई तो साहिल कहता है सर ये हवादार है ना, देखो खिड़कियां खुली हुई हैं। अब ये देखते हैं यार ठीक है वेंटिलेशन तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इतनी ठंडक। खैर ये अच्छे से देखते हैं उस फ्लैट को, अपार्टमेंट को, और उनको पसंद आ जाता है। और रेंट जो है वो बेहद ही कम था, जितना मान लीजिए कि अगर आधा आधा ही हम कह सकें। तो ये पूछते हैं कि भाई इतना रेंट कम क्यों? तो ये कहते हैं कि अरे भाई अब मकान मालिक का वैसे भी बिल्डिंग अब पुरानी हो चली है। तो ये पूछते हैं कि इस बिल्डिंग में टोटल कितने, तो कहते हैं साहिल 10 फ्लैट है, 10 में से कितने वेकेंट है? तो साहिल कहता है तकरीबन 4। यार 4 वेकेंट है, वो कैसे? कहता भैया आपको भी पता ही है, अब लोग एडवांस एमिनिटीज चाहते हैं, स्विमिंग पूल हो, जिम हो, ये हो वो हो, यहाँ पर क्या मिलेगा? इसलिए तो मैंने आपको रिकमेंड किया है, आपने मुझे बताया था कि मुझे सुकून वाली जगह चाहिए। यहाँ पर तो 6 परिवार रहते हैं, ठीक है, आपके बिल्कुल सामने भी कोई परिवार नहीं है ना, ऊपर सारे फ्लोर खाली हैं, तो नीचे के सिर्फ जो फ्लोर है, अगर नीचे होता तो मैं आपको नीचे दिला देता। अब आप देखो ना कि आपको कितनी यहाँ पर आज़ादी मिलेगी, अपने आराम से काम करो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको बेस्ट है। अब ये कहते हैं कि ठीक है मैं मालिक से मिल सकता हूँ। हाँ मिल लीजिए, भी मालिक से मिलके ही आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करेंगे। तो मालिक इनके हैं कौन? तो वो फिर कहते हैं कि जो मालिक हैं वो शर्मा जी हैं, और शर्मा जी मतलब काफ़ी उनका अच्छा सिस्टम है, अच्छा घर है। तो आप ऐसा करना, कल संडे है तो कल आप हाँ मुझे बता देना कितने बजे मिलना है, मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगा। अगले दिन ये बात करते हैं और वो मिलने का समय दे देते हैं। अब जब ये शर्मा जी को मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि घर तो इनका काफ़ी अच्छा था। तो पहले इनके मन में थोड़ी सी परसेप्शन आती है कि थोड़े से ईगोस्टिक होंगे, पर जब वो मिलते हैं तो बड़े ही जैसे बेहद एक नेक इंसान होते हैं उस तरीके के। उनकी पत्नी को ये ग्रीट करते हैं, बिना बोले ही पत्नी उनकी चाय लेने मतलब बनाने चली जाती है। अब ये बात कर रहे होते हैं और शर्मा जी पूछते हैं जी अच्छा बेटा कहाँ पे काम करते हो, सारा ये बताते हैं। देन उसके बाद ये भी पूछना शुरू करते हैं कि सर ये बिल्डिंग कब की है? तो फिर शर्मा जी कहते हैं कि समझ लो बेटा, मुझे विरासत में मेरे पिताजी की बिल्डिंग है, उन्होंने इस बिल्डिंग का कार्य शुरू कराया था। तो बाद में फिर ये बिल्डिंग मैं मेरी होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस बिल्डिंग में रहा भी हूँ। मुझे तो अभी तक याद आता है जब हम इस बिल्डिंग के में खेलते थे आसपास के ग्राउंड में बाकी बच्चों के साथ। बड़ी यादें जुड़ी हैं मेरी इस बिल्डिंग से बेटा। हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बिल्डिंग अब थोड़ी सी पुरानी हो रही है, तो टैप वाटर का फ्लो कई बार धीमा हो सकता है, कुछ वायरिंग का हो सकता है। ये छोटे मोटे खर्चे तुम्हें खुद देखने पड़ेंगे, अगर कोई खुदा ना खास्ता बड़ा कोई खर्चा आता है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। अब ज़रा सारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था कि भाई 2 महीने का जो किराया था वो एडवांस था, प्लस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कम से कम, और 1 साल के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था। अगर 1 साल से पहले ये छोड़ते हैं तो नेचुरली बात है कि सारा कॉन्ट्रैक्ट ही धराशायी हो जाएगा, तो मिलेगा कुछ नहीं। देन इसके बाद जो भी एमिनिटीज़ वगैरह इनको बता दी गई थी जो नाम मात्र थी, और इसके अलावा जो भी मेंटेनेंस का बता दिया गया था, अगर ये होता तो ये हम करेंगे, ये होता ये आप करेंगे। देन जो इनको महसूस हुआ था उस फ्लैट में कि भाई जो ये दीवारें हैं वहाँ पर मुझे सीलन महसूस हुई है, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
आप शिफ्ट कब कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको है तो मैं अगले हफ्ते से कर लेता हूँ। तो देन वो कह रहे थे कि आपके आने से पहले एक बार पेंट मैं अच्छे से अंदरूनी पेंट करा दूंगा। अब ये खुश हो गए थे कि चलो शुक्र है भाई, मेरा एक तो सस्ते में काम चल गया और दूसरा मुझे जो लैंडलॉर्ड है वो भी ठीक मिला, अच्छे से अच्छा लग रहा है। और तीसरा जो लोकेलिटी है, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ओल्ड एज लोग ही ज़्यादा है। ये कोई हल्ला गुल्ला करने वाला इनका सीन ऐसा कुछ था नहीं, तो इनको इस तरीके से कोई परेशानी भी नहीं थी। अब सैटरडे आता है, तो उन्होंने संडे ही चूज़ किया था कि भाई मैं सैटरडे शाम को सामान रखना शुरू कर दूंगा, ताकि संडे के वाले दिन मुझे थोड़ी सी रेस्ट मिल सके। सामान इनका कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था तो इनको काफ़ी दूर से लेकर आना था। तो जब ये अंदर एंटर करते हैं तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनके आने से पहले सफाई वगैरह की जा चुकी थी, पेंट वगैरह अच्छे से हो गया था। पेंट की खुशबू इनको काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब इस फ्लैट में थोड़ा सा नयापन लग रहा था। देन इसके बाद जब ये शिफ्ट होना शुरू करते हैं, सामान रखवाते हैं, साहिल जो थे पाटिल वो भी इनका साथ देते हैं। तो बाद में सामान रखा देते हैं। अब ये ना दो चीज़ें गौर करते हैं। पहली चीज़ ये वही कि जो पटवर्धन अंकल थे वो ऐसे ही बैठे हुए थे चेयर पर, जैसे उन्होंने उस दिन देखा था, और कोई बहुत ज़्यादा हाव भाव नहीं। अब जब ये सामान शिफ्ट कर रहे थे तो इनको दो लेडीज जाती दिखाई देती हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर थी, और ये भी ग्रीट करते हैं और वो भी ग्रीट करते हैं, साहिल भी। लेकिन वो ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, जैसे बड़ा कोई इग्नोर कर देता है ना, जो इनको अजीब सी लगती है बात। लेकिन फिलहाल इनका इस चीज़ से कोई लेना देना था नहीं। शाम होते होते, या यूँ कहें कि शाम को रात में बदलते बदलते इनका सामान जो है वो सारा हो चुका था। और ये अब साहिल को कहते हैं कि भाई अब मैं खाना मंगाता हूँ, तो खाना खा के जाते हैं। लेकिन साहिल कहते हैं नहीं नहीं, मैं अभी घर वाइफ इंतज़ार कर रही है, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप जब शादी करेंगे आपको पता लग जाएगा कि घर पे खाने का क्या मतलब होता है। तो ये कहता है ठीक है भाई, एज पर योर विश, मैं तो जोमेटो या स्विगी ही करूँगा। खैर रात के समय में ये जो भी है खाना बाहर से मंगाते हैं, खाते हैं। थकावट इनको बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए अब ये सोने की तैयारी करते हैं। अब पहली रात तो इनको कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, महसूस नहीं होता। थकावट इतनी हो चुकी थी मानो ये बेहोश हो चुके थे। अब अगली सुबह क्या होती है? अगली सुबह ही उठते हैं, थोड़ा सा लेट उठते हैं। उसके बाद नहाते वगैरह हैं, देखते हैं अच्छे से सामान को एडजस्ट करते हैं। और दोपहर के समय में ये सोचते हैं कि भाई अब मैं थोड़ा सा इधर उधर लोकेलिटी की तरफ देखूँ। एज यूजुअल जब ये ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, जो पटवर्धन अंकल थे वो ऐसे ही बैठे हुए थे चेयर पर। ये ग्रीट करते हैं, वो भी हल्का सा सर हिलाते हैं, और उसके बाद ये आगे चले जाते हैं। देन शाम के समय में इनको फ़ोन आता है इनका शर्मा जी का, जो इस अपार्टमेंट के मालिक थे। और वो कहते हैं जी हाँ जी, शिफ्ट वगैरह अच्छे से कर लिया, तो चलो अच्छी बात है। और ये कहते हैं कि हाँ, इन केस अगर कोई आपको कोई ज़्यादा समस्या, किसी किसी भी चीज़ की कोई समस्या महसूस हो, तो आप पटवर्धन अंकल से पहले पूछ लेना। तो ये कहते हैं पटवर्धन अंकल, हाँ हाँ, वो जो ग्राउंड फ्लोर है, हाँ जी हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है ठीक है, वो इस अपार्टमेंट में सबसे पुराने रह रहे हैं, तो उनको सब कुछ पता है। इनकेस कोई ज़रूरत पड़े तो उनको पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारा सिलसिला जो दिन का है, घूमते फिरते हैं, जो सामान थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर आने वाला होता है, राशन का वगैरह सारा ये देख लेते हैं। कुछ ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, कुछ खुद जाकर आसपास की मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो खुश थे काफ़ी कि भाई इनका ठीक जगह पे हो गया। और ऑफिस, जैसे कि मान लीजिए कि जिस जगह पर ये पहले रह रहे थे वहाँ पर ऑफिस 5 किलोमीटर के आसपास था, यहाँ पर अब इनका 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर था। काफ़ी फर्क पड़ चुका था। रात के समय में ये आते हैं, पटवर्धन अंकल अब बैठे नहीं थे, तो इनको लग गया होगा कि ये सुबह से लेकर शाम तक बैठते होंगे, रात के समय में अपने रूम में चले जाते होंगे। और उसके बाद ये फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। आज भी इनको थकावट काफ़ी हो चुकी थी, घर का सामान सेट करना था, चले भी काफ़ी थे, और इनको नींद कब आती है पता नहीं लग जाता। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के अपने ऑफिस जाते हैं। काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहे थे, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। और जब शाम को आते हैं, आकर खाना वगैरह बनाते हैं, खाते हैं और सोते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी था, लेकिन शुरुआत होनी शुरू हो चुकी थी। रात का समय था, कुछ तकरीबन 2 बजे के आसपास का टाइम। इनको महसूस होता है कि कोई छत पर भाग रहा है, बहुत तेज तेज भाग रहा है। अचानक से जब इनकी जाग खुलती है, ये सोचते हैं कि छत पर कौन भाग रहा होगा भाई। पहली बात तो ये इतना रात का समय है, और दूसरी बात ये है कि भाई ये तो खाली है, जैसा कि मुझे साहिल ने बताया था। तो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि भाई कोई किसी ने शिफ्ट किया हो, मुझे क्या पता।
हो सकता है मैं जब बाहर गया हूँ किसी ने शिफ्ट किया हो। खैर ये ज़्यादा लोड लेते नहीं, कुछ समय तक आवाज़ें आती रहती हैं और उसके बाद फिर बंद हो जाती है। अगले दिन ये सुबह जाते हैं ऑफिस, शाम को फिर वापस आते हैं। रात को जब सो रहे होते हैं तो अब इनको ना सिर्फ भागने की आवाज़ आ रही थी, कुछ ऐसा जैसे कुछ खिसक रहा है, कोई चीज़ को, फर्नीचर को खिसका रहा है। अब इनको ये पक्का मालूम हो चुका था कि ये मतलब कोई ना कोई ऊपर शिफ्ट किया होगा, मेरे बाद किसी ने शिफ्ट कर लिया होगा, तो चलो अच्छी बात है, ऊपर भी कोई आ गया। सुबह ये जब जाते हैं तो पटवर्धन अंकल एज यूजुअल बैठे थे, ग्रीट करते हैं, अब थोड़ा सा वो भी स्माइल कर कर इनको रिस्पॉन्स कर रहे थे कि भाई अब रोज का ही है। तो ये पूछते हैं कि अंकल वो जो ऊपरला फ्लोर है मेरे से, तो वहाँ पर किसी ने ज्वाइन किया, मतलब वहाँ पर कोई, जो ऊपरला फ्लोर है मेरे से वहाँ पर कोई रहने आया है? तो पटवर्धन अंकल, बेटा मुझे क्या पता। अरे नहीं नहीं, मैंने वैसे ही पूछा क्योंकि ना कल रात को, परसों रात को भी ना कुछ आवाजें आ रही थी ऊपर से, तो मुझे लगा कि शायद कोई होगा। तो वो ना बड़े गंभीर स्वर में कहते हैं, जो आवाजें आ रही हैं उसको अगर दरकिनार करोगे तो ही रह पाओगे बेटा। ये समझते नहीं है कि भाई अंकल कहना क्या चाहते हैं। अब समय भी इतना नहीं था कि ये इनकी बात को समझ सके, ऑफिस जाने में देरी हो रही थी, तो ये सोचते हैं कि भाई मैं ना बाद में जाऊंगा, बाद में इसके बारे में बात करूंगा। अब ना ये ऑफिस चले जाते हैं। आज थोड़े से इनको परेशानी महसूस हो रही थी कि भाई अंकल ने जो बात की है वो मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं मतलब कैसे उसको समझूं या क्या हो। चलो बात करके देखूंगा, जब वीकेंड आएगा थोड़ी देर इनके पास बैठूंगा। होता क्या कि आज की रात ये सो रहे थे तो इनको फिर से वो आवाजें आनी शुरू हुई। अब इनको ये तो पता लग चुका था कि भाई ऊपर है नहीं है कोई, तो फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही है। लेकिन इससे पहले ये ज्यादा कुछ सोच पाते, इनको जल्दी से ऐसा महसूस होता है कुछ सीढ़ियों से नीचे उतर लो, ऊपरी सीढ़ियों से, बहुत तेज तेज। पहले तो एकदम से डर जाते हैं, सोचते हैं कि शायद कोई है तो नहीं, कोई कोई मतलब नीचे वाला जो रह रहा है वो तो नहीं ऊपर गया, हो सकता है वो ऊपर जाता हो कुछ, भाई क्या चीज़ है ये ना। अब इनका सारा जो जितना भी फोकस था उसी चीज़ पर जा चुका था कि जैसे कोई एक्टिविटी हो रही है। अब जो वो कॉरिडोर था ना, जितना भी छोटा सा कॉरिडोर था इनके सामने वाला, वहां पर वो एक्टिविटी होनी शुरू होगी, जैसे कोई आवाजें तेज तेज, कोई भागने की आवाजें आ रही है। इनको ये महसूस हो रहा था कि भाई मैं अब उठूं या ना उठूं, क्या करूं। दिल भी डरे जा रहा था। होता क्या है कि अचानक से इनका दरवाजा खटकता है तेज तेज। अब ये एकदम से डर जाते हैं। अब इनके दिमाग में दो चीजें आ रही थी कि या तो कोई इमरजेंसी में है या तो किसी बच्चे की शरारत है। ये टाइम देखते हैं 1:30 के आसपास का टाइम। अरे भाई इतने समय, इस समय बच्चे की क्या शरारत होगी। ये ना थोड़े से गुस्से से जाते हैं और जैसे ही ये दरवाजे के पास पहुंचते हैं दरवाजा खटकना बंद हो जाता है। अब ना ये पीप होल से देखते हैं, कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान। जो छोटी सी लाइट थी उसकी रोशनी, बस जितना पॉसिबल था उतना ही प्रकाश मतलब से वो देख पा रहे थे। अब जैसे ही एक बार घूमते हैं फिर से वो दरवाजे की खटकने की आवाज आती है। ये फिर से घूम के देखते हैं, पीप होल से कोई नजर नहीं आ रहा था और इतने कम समय में कोई भी भाग नहीं सकता था। ये बेहद डर चुके थे। ये था वाकई शुक्रवार का। अगले दिन इनको छुट्टी थी। अब ये उस सारी रात सो नहीं पाते और अब ये अगले दिन मन बना चुके थे कि ये कुछ समय पटवर्धन अंकल के पास बैठेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। सो पटवर्धन अंकल के पास ये बैठते हैं अगले दिन, थोड़ी देर बातें करते हैं। अच्छी सब कुछ ठीक है, अच्छा ये ठीक है जी, इस लोकेलिटी में कैसे, जो भी नॉर्मल कैजुअल बातें होती हैं। अब वो पूछना शुरू करते हैं कि पटवर्धन अंकल मैंने कुछ आपसे पूछना था। तो पटवर्धन अंकल कहते हैं कि हाँ बेटा पूछो। फिर वो सारा वाक्य बताते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। अब उस समय ना बात करते करते पटवर्धन अंकल की वाइफ भी आकर खड़ी हो गई थी। अब ना वो उनकी वाइफ को देखते हैं और कहते हैं अंदर आके बैठो। पटवर्धन अंकल उठते हैं, कुर्सी को साइड पर करते हैं और उनकी वाइफ रसोई में चली जाती है चाय बनाने। पटवर्धन अंकल कहते थे देखो बेटा, मुझे लगा था कि शायद अब चीजें थम गई होंगी, लेकिन नहीं, अभी भी मुझे लगता है कि वो यहीं पे है। यहीं पे है? किसकी बात कर रहे हो अंकल आप? मैं समझा नहीं। अ, कहाँ से शुरू करूं? पटवर्धन अंकल बोलते हैं, देख बेटा, ये अपार्टमेंट तो अच्छा है,
लेकिन तूने गौर किया होगा कि इस अपार्टमेंट में ज़्यादा लोग रह नहीं रहे। हाँ, ये तो मैंने गौर किया है, लेकिन उसका कारण तो मुझे साहिल ने बताया था कि अम्यूनिटीज़ कम है, पुराना है। हाँ, वो बात तो ठीक है, लोग इसी वजह से भी छोड़ कर गए, लेकिन खास तौर पर ऊपरले जो फ्लोर थे ना, वो अ, उनको छोड़ने का कुछ कारण और था। अब ये कहते हैं कि क्या कारण था, थोड़ा सा मुझे आप बताओगे? तो कहते हैं, देख बेटा, अब जो भी मैं तुझे बता रहा हूँ उस पर तूने क्या रिएक्ट करना तेरी अपनी जिम्मेवारी है। कल को शर्मा जी अगर मुझे कुछ बात कहते हैं कि आपकी वजह से बंदा भाग गया, तो भी मैं फिर ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो कुछ है मैं तुझे सच सच बता रहा हूँ। तो अकेला लड़का है, रूम में अकेला रह रहा है, परिवार हो फिर बात अलग होती है। अंकल बताइए ना प्लीज, मैं कोई भी बात नहीं बार करूंगा। तो फिर पटवर्धन अंकल बताना शुरू करते हैं कि देख बेटा, ये जो फ्लैट्स है ना, ये जो फ्लैट तकरीबन तकरीबन 1980 78 80 के बीच में बने हैं। शर्मा के पिताजी ने ये फ्लैट्स की स्थापना की थी। और आज जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं और इसका सामने वाला जो फ्लैट है, सामने वाले फ्लैट में ही उनका परिवार रहता था, शर्मा का। तब शर्मा बच्चा था, है ना, तो ये खेलता था। अब उसके बाद फिर उन्होंने बड़ा बंगला बना लिया और वो फ्लैट को छोड़कर चले गए। बात है 1992 की। 1992 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस फ्लैट की रूपरेखा बदल गई। उससे पहले इस फ्लैट के जो पार्क हैं, यहाँ पर बच्चे खेला करते थे। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ बड़ी मधुर लगती थी। पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा, सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद से सब कुछ बदल गया। अब ये कहते हैं कि क्या क्या हुआ क्या था। जो यहाँ पर तुम रह रहे हो, तुम्हारे बिल्कुल ऊपर वाला जो फ्लैट है ना जी, वहां पर एक परिवार रहता था, देसाई परिवार। माता पिता, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ थे, और एक उनकी बड़ी ही प्यारी सी बच्ची, होगी उम्र कुछ 11 बरस के आसपास की। प्रगति नाम था उसका, प्रगति देसाई। और वो पढ़ने लिखने में भी अच्छी, स्पोर्ट्स में भी अच्छी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसकी ना अचानक से कुछ चेंज हो गया, मतलब उसका बिहेवियर बड़ा चेंज हो गया। वो बिल्कुल गुमसुम सी रहने लग पड़ी। फिर कहते हैं कि उसकी माँ ने मेरी पत्नी से बात की थी कि वो शिकायत करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होता है, जैसे किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। अब बीइंग अ लेडी, वो जब चेक करती थी तो कुछ ऐसा लगता नहीं था, लेकिन वो शिकायत करती थी। उसके थाइस पर नीले नीले निशान नजर आते थे। वो बड़ी गुमसुम रहने लग पड़ी। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। उसकी कई बार बहुत ऊंची ऊंची हंसने की, बहुत ऊंची ऊंची रोने की आवाजें आती रहती थी। शुरू में डॉक्टर्स ने भी जब देखा तो उन्होंने कोई ज़्यादा मसला नहीं पाया। बाद में फिर कुछ बाबाओं को भी दिखाया गया, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं डाला, पता नहीं क्या था उसको। फिर आती है वो एक ऐसी डरावनी काली रात जिसने इस अपार्टमेंट की दशा दिशा बदल के रख दी। क्या हुआ था उस रात को अंकल? प्रगति गायब हो गई। सारा फ्लैट ही नहीं, सारा अपार्टमेंट आस पास भी ढूंढ लिया गया, लेकिन प्रगति कहीं पर मिली ही नहीं। उसके माँ बाप तो और परेशान हो चुके थे। उसका कारण है कि तो स्कूल भी नहीं जा रही थी, ज्यादा वो कमरे में ही बंद रहती थी, और ऊपर से वो कहाँ पर जा सकती है। अब पुलिस को बुलाया गया शाम होते होते। जब पुलिस ने अच्छे तरीके से सर्च किया, पुलिस को भी कहीं पर नहीं मिली। पुलिस भी परेशान होगी। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, जो बिल्कुल ऊपर टेरिस है वहां पर जाकर देखते हैं। लेकिन टेरिस पर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। उसका कारण है कि टेरिस का जो दरवाजा था वो तो अंदर की तरफ से लॉक था, तो कोई लोग खोलेगा तो जाएगा। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उसने अपना शक तो दूर करना था, इसलिए वो दरवाजा खुलवाती है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है, पुलिस का जो शक था वो ही यकीन में बदलता है। पानी की टंकी, पानी की टंकी पर प्रगति, उस बच्ची की लाश पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने कपड़ा बिछाया हो। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कुराहट थी बेटा। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी।
तुम खुद सोच सकते हो कि उसके माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम पर कोई भी किसी तरीके की जबरदस्ती का कोई भी सुराग नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ एक जो पोस्टमार्टम पर कॉज ऑफ डेथ था वो था हार्ट अटैक। अरे इतनी छोटी बच्ची को हार्ट अटैक। पटवर्धन अंकल कहते हैं यही तो बात थी, कैसे आ सकता है, लेकिन जो था वो सामने था। अब उसकी मौत को एक साइकोलॉजिकल मान लिया गया कि कुछ उसकी दिमागी हालत हो सकता है ठीक ना हो और वो चली गई हो, लेकिन आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था और कहीं पर भी जाने का कुछ स्कोप नहीं था सिवाय एक चीज के कि बालकोनी से चढ़कर ऊपर जाए। और बालकोनी से चढ़कर कैसे ऊपर जा सकते हैं कोई बच्ची जब कोई भी सपोर्ट ही ना हो। अब ये बात तो उसी के साथ राज ये चला गया। अब देसाई परिवार, उनका एक बंधन यानी कह सकते हैं कि कड़ी वही थी, बस पीछे रह गए हस्बैंड वाइफ। वो अब यहाँ पर रह नहीं पाए। कुछ ही दिनों में जब सारा क्रियाक्रम सब कुछ हुआ तो वो छोड़कर चला गया। परिवार परिवार क्या था, बस अब हस्बैंड वाइफ ही बचे थे। बाद में पता लगा कि जो देसाई साहब थे वो सदमा ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। दूसरी ओर उनकी पत्नी, वो जान तो नहीं दे सकी लेकिन कहते हैं कि वो पागल हो गई और वो पागल खाने में उनको शिफ्ट कर दिया गया। बस बेटा एक हंसता खेलता परिवार उजड़ के रह गया और उसका कारण तक पता नहीं लग पाया। कुछ कहते हैं कि प्रगति पर कुछ काली ताकतों का जोर था, कुछ कहते हैं कि वो दिमागी संतुलन खो बैठी थी, लेकिन उसके माँ बाप ने कभी उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, कभी उसको कुछ तंग नहीं किया जिससे उसको कोई ट्रॉमा हो। कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन हाँ जो उस पर था शायद इस बिल्डिंग में वो आ गया। सबसे पहले तो उसका खुद का साया। अब उसके फ्लैट और आसपास उसकी प्रेजेंस महसूस होनी शुरू हुई। वो सबको वही फ्रॉक में नजर आती जैसे उसकी लाश मिली थी। हंसती हुई वो सबको कहती थी कि मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे मम्मी पापा कहाँ पे गए। मानो जैसे उसको शायद अभी तक इस चीज का पता ही नहीं है कि वो मर चुकी है। और वो एक और चीज कहती थी, मुझे मुझे बचाओ उससे, मुझे उससे बचाओ, मैं अब उसको उसको उससे उससे निकल नहीं पा रही हूँ, मुझे उससे बचाओ। कहते हैं किससे बचाओ बेटा, यही तो पता नहीं लगा। अगर ये समय रहते पता लग जाता तो शायद तब बच जाती। आज इस बातों को कितने साल हो चुके हैं और आज तक कहते हैं उसकी आत्मा भटकती है। क्या आपने देखा उसकी आत्मा को? पटवर्धन अंकल कहते हैं हाँ, आज से कुछ 18 वर्ष पहले मैं गया था फ्लोर पर रात को, कुछ जरूरी काम था, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि वो मुझे सामने मिली और मैं उसको जानता था। वो मेरे तरफ हंसते हंसते आ रही थी और कह रही थी अंकल मेरे साथ खेलो ना। मैं तो जैसे तैसे करके बस भागते हुए सीढ़ियां नीचे उतरा। उसके बाद मैंने कभी जाने की हिम्मत नहीं की। ये जो फ्लैट्स हैं ऊपर वाले, कभी वहां पर कोई रह नहीं पाया। कहते हैं हमें कुछ सुनाई देता था किसी के कदमों की आवाज, जैसे तू कह रहा है। तो अंकल फिर मेरे फ्लैट में मुझे साहिल ने धोखा दिया। अरे उसको क्या पता होगा, वो तो एक ब्रोकर है, उसको किसी ने बताया, उसने तुझे दे दिया। लेकिन फिर मैं इसको खाली करूं? देख बेटा, ये तो सब कुछ तेरे पे है, क्योंकि अ, जो प्रगति है उसकी एक चीज है कि उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, उसकी बातों में नहीं आना। अगर वो कहेगी मेरे साथ खेलो या वो कहेगी मुझे उससे बचाओ, उसकी बात सुननी नहीं है, क्योंकि अगर तूने उसकी बात सुनी तो फिर वो तेरे पर हावी हो जाएगी। अब ये सारी बातें इनको बड़ी अजीब लग रही थी कि भाई ये किसी इंसान के बारे में बात नहीं हो रही, ये हो रही है किसी आत्मा के बारे में बात। और मुझे कहा जा रहा है कि उसके साथ तालमेल बिठा के रखो। कितनी देर, कितने दिन, कितने महीने, शायद तब तक जब तक इन्होंने एडवांस दिया था, कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब जान ज्यादा बढ़ी या कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा? अभी ये उस हालत में भी नहीं थे कि ये किसी महंगे फ्लैट में ऑन द स्पॉट चले जाएं। अब इनके सारे सामने दोनों चीजें एक साथ घूम रही थी कि मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करूं या ये प्रेत आत्मा को। लेकिन फिर ये जैसा इनको बताया गया कि भाई घर में फ्लैट में अगर वो नहीं है, फोटोज वगैरह नहीं है तो वो रखो, क्योंकि ये देखते हैं कि इनके सारे जो रूम्स थे वहां पर भगवान की फोटोज लगी थी, धूप अगरबत्ती चल रही थी।
तो इन्होंने भी सेम डे सामान वगैरह मंगवाया और वहाँ पर भगवान वगैरह की फ़ोटोज़ रखी थी और धूप बत्ती और पाठ वगैरह थोड़ा किया कि भाई थोड़ा सा संतुलन रहेगा। अब क्या होता है कि कुछ दिन ये रहते हैं और इनको बस हल्की-फुल्की कदमों की आवाज़ आनी, हल्की-फुल्की चलने फिरने की आवाज़ आनी, दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आनी और रात को तो ये बिल्कुल भी दरवाज़ा खट खोलते नहीं थे। और उन्होंने रूल बना लिया था कि भाई 10 बजे के बाद तो ये फ्लैट से भी बाहर नहीं निकलेंगे। अगर खाना वगैरह भी मंगवाना हो, वो 10 बजे से पहले ही मंगवा लेंगे। धीरे-धीरे इनको कुछ हफ्ते बीते, इनको ये अब महसूस होने लग पड़ा कि कोएग्जिस्टेंस हो सकती है। अगर मैं इन बातों को इग्नोर करूँ जैसा मुझे पटवर्धन अंकल ने बोला है तो ठीक है, ये चल सकता है सिलसिला, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर एक रात वही आती है जब शायद इनके सबसे बड़ी भयानक रात थी। ये सो रहे थे, अचानक इनको महसूस होता है कि कोई पास खड़ा है। ये अचानक आँख खोलते हैं, सामने एक आकृति खड़ी थी। फ्रॉक डाली हुई थी, बच्चे की, टीनेजर बच्चे की आकृति, 12-13 वर्ष। ये देखते ही भाप गए कि ये है प्रकृति। और प्रकृति अब जिंदा नहीं है। डर जाते हैं, बेहद ज्यादा, बेहद डर गए और इनके बस जहां पर लेटे थे वहां से ये हिल नहीं पा रहे थे। और अब प्रकृति बोलती है, अंकल मेरे साथ खेलोगे आप? ये बिल्कुल बिल्कुल शांत, डरे हुए, ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बस कपकपाती हुई आवाज में कहते हैं, मैं क्यों खेलूं? मैं तुमसे नहीं खेल सकता। तुम तो, मैं क्या अंकल, कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। और मेरे मम्मी पापा पता नहीं कहां पर चले गए। अचानक से इनको याद आता है पटवर्धन अंकल की बात कि इग्नोर करना है। अगर बात करने की कोशिश करोगे वो तुम्हारे साथ अटैच हो जाएगी। ये जल्दी से अपनी पूरी जान लगा कर उठते हैं और कमरे से बाहर बहकर जहां पर उन्होंने मंदिर बनाया था पास आकर पाठ करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक इनको इनके कमरे से आवाजें आती रहती हैं और उसके बाद वो आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। सुबह जब होती है तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब ये अपने ऑफिस जाते हैं, आज सारे दिन परेशान रहते हैं क्योंकि जो चीजें कुछ समय पहले से ये सिर्फ महसूस कर पा रहे थे, अब वो चीजें, या यूं कहें कि प्रकृति को ये देख रहे थे। अब कुछ ज्यादा विकट समस्या आ चुकी थी, लेकिन ये भी महसूस कर रहे थे कि अब मैंने इग्नोर कर दिया तो शायद अब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन शायद चीजें बद से बदतर होने वाली थी, क्योंकि अगले दिन जब ये अपने यानी शाम को ऑफिस से घर वापस आते हैं, जब ये अपना रूम खोल रहे थे, कमरा खोल रहे थे, इनको पीछे से आवाज आती है, अंकल आप मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहे? जैसे ही पीछे देखते हैं, शाम के समय में इनको प्रकृति नजर आती है। ये बिल्कुल डर जाते हैं और जल्दी से कमरा बंद कर लेते हैं। आज सारी रात ये सो नहीं पाए। सुबह ऑफिस जाने से पहले पटवर्धन अंकल से मिलते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। पटवर्धन अंकल कहते हैं कि बेटा मुझे लग रहा है कि शायद वो तेरे साथ अटैच हो गई है और जो बात ठीक नहीं है। मैं अब तुझे कहूंगा कि कहीं और जगह ढूंढनी शुरू कर दे, क्योंकि अगर वो तेरे साथ अटैच हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। बड़ी परेशानी में वो ऑफिस जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों का हल छोटी छोटी बातें कर देती हैं। या हम जब कोई समस्या देखते हैं तो हम उस सब चीज के सब ऊपर वाले लेवल की तरफ देखते हैं कि यानी कि हम अगर जस्ट लेट्स से कि पंडित से बात करेंगे तो टॉप नॉच पंडित से बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे सब किसी तांत्रिक से तो टॉप नॉच का होना चाहिए। इनकी परेशानी, इनका दोस्त था राहुल, वो देखता है और उनसे बात पूछता है। राहुल से अमूमन खुल के बात कर लेते थे तो ये बात करते हैं। तो राहुल कहता है कि भाई मैं किसी पर्सन को जानता हूँ, वो ऐसे कमर्शियल तो नहीं करता, बस वो मतलब बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना हवन वगैरह करते हैं, ध्यान वगैरह लगाते हैं, तो मैं उससे बात करके देखूं? ये कहते हैं भाई करके देख लो। अब ये शाम के समय में पटवर्धन अंकल से मिलते हैं और उनको सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे किसी ने मुझे बताया है, तो आप क्या सुजेस्ट करेंगे? तो पटवर्धन अंकल हंसते हैं, कहते हैं देख बेटा, तुझे क्या लगता है कि शर्मा जी ने कोशिश नहीं की होगी? उन्होंने, अच्छा शर्मा जी को पता है? अरे भाई मौत नहीं, मौत का तो पता, लेकिन जो, अरे पता ही होगा, इसलिए तो उन्होंने सब कुछ कराया।
कोई इतने तांत्रिक बुलाए, कुछ दिन ठीक रहता, फिर सब कुछ हो जाता। आखिर में उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो ये है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। खैर, अब ये कहते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो 2 दिन बाद संडे था, यानी कि संडे को आए, और जैसे ही पटवर्धन अंकल के रूम में बैठे हुए थे, तो वो राहुल जब लेकर आता, तो वो जब आदमी को देखते हैं ना, पटवर्धन अंकल जैसे एक इंसान होता है ना, अरे यार ये क्या कर लेगा, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा झोला उन्होंने टांगा हुआ था, कुर्ता पजामा डाला हुआ था, बिल्कुल जैसे कोई एक होता है ना तांत्रिकों ने मालाएं वगैरह डाली होती, कुछ नहीं, सिर्फ एक चंदन का तिलक और कुछ नहीं। तो ये देखकर ना पटवर्धन अंकल इंप्रेस नहीं होते कि भाई ये क्या कर लेगा, इतने इतने बड़े तांत्रिक नहीं कर पाए, जैसा मैंने कहा था। तो वो कहते हैं, भगत जो थे वो कहते हैं कि हाँ जी दिखाओ मुझे कहाँ पर है। जब वो जाते हैं ना अंदर, तो जाते ही 5-10 मिनट वो इधर उधर घूमते हैं, फिर एक जगह पे बैठ जाते हैं। पटवर्धन अंकल नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बुजुर्ग हो चुके थे, उनसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जानी थी। वो कहते हैं कि अभी करना होगा हल, यानी कि आज ही हल करना होगा। अब ये कहते हैं कि मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर है प्रेजेंस, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और वो नुकसान ही करेगी, और मैं इसका हल ढूंढ लूंगा। तो अब इनको लगता है कि भाई कहीं ये वो वाला चक्कर तो नहीं, पैसे ठगने वाला। तो ये फिर फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं कि भगत जी पैसे कितने लेंगे आप। वो कहते हैं बेटा मैं कुछ नहीं लूंगा, बस मैं कुछ सामान लिखने लगा हूँ, हम रात को हवन करेंगे, और रात को हवन करने के बाद फिर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भगत जी इतराज करेंगे नीचे वाले लोग कि रात के समय में क्या कर रहे हैं। चिंता मत करो, जो भी आवाज़ें हैं सिर्फ यहाँ तक ही रहेंगी, ये मेरा वादा है। अब जो ये सामान वगैरह लिखवाते हैं कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता, 1000-1500 का सामान होता है, और रात के 11 बजे के आसपास ये कहते हैं हम हवन करेंगे। अब ना ये एक नमक से दायरा बनाते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए तुम इस दायरे से बाहर नहीं निकलोगे, जो तकरीबन सभी कहते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा दिक्कत हो तो आंखें बंद कर लेना। अब ये मन ही मन में सोचते हैं कि भाई ये कोई लोचा ना करे, आंखें तो मैं बंद नहीं करूँगा। होता क्या है कि कुछ देर तक जो वो भगत जी मंत्र उच्चारण करते 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 अचानक अब एक प्रेजेंस महसूस होती है। प्रेजेंस होती है प्रगति की। प्रगति मानो जैसे पागलों की तरह इधर उधर भागी जा रही थी, इनकी तरफ देखकर जब हंसती थी तो इनका दिल दहल जाता था उसकी शक्ल देखकर, क्योंकि थी तो वो एक प्रेत नहीं, जो मर्जी हो, चाहे बच्ची हो, बच्चे का प्रेत कह सकते हैं, उसकी प्रेत नहीं। तो ये बेहद ज्यादा डर चुके थे, इसलिए ये मतलब कोशिश इनका होता है कि भाई मैं तो दायरे के बीच में रहूं। कुछ समय बाद उसकी जो चाल है वो धीमी पड़नी शुरू हुई, और वो बिल्कुल भगत जी के साथ आकर खड़ी होकर कहती, आप मुझे यहाँ से लेने आए हैं ना, मैं नहीं जा सकती, मेरे मम्मी पापा गए हैं, वो आ जाएंगे तो वो मुझे ना पाकर फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो भगत जी कहते हैं नहीं बेटा, वो नहीं आएंगे, अब तुझे जाना होगा। अब इनका ना कुछ कोई लैंग्वेज में बात करते हैं, जो कहते हैं मेरी समझ में नहीं आती, संस्कृत भी नहीं थी, क्या थी। धीरे धीरे क्या होता है कि जो प्रगति है वो बिल्कुल फेड होने लग पड़ती है। अब ये सब कुछ इनके सामने हो रहा था, जिस पर विश्वास तो करना ही पड़ना था। और तकरीबन 3 से 4 घंटे के हवन के बाद वो इतनी धीरे मंत्र बोल रहे थे कि इनको आवाज मुश्किल से आ रही थी, जिस तरीके से इन्होंने बोला था। और एक बात और कि हवन का धुआं भी, हालांकि इन्होंने वेंटिलेशन दी थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था जितना होना चाहिए था। और तकरीबन इतने देर के बाद ये कहते हैं कि बेटा हो गया, अब ये जो फ्लैट है ये प्रकृति से मुक्त है, और प्रकृति की आत्मा को रास्ता मिल गया, वो चले गई। अब ये खुश हो जाते हैं कि चलो भाई अच्छा हो गया। इन्होंने पटवर्धन अंकल से बात की। पटवर्धन अंकल कहते हैं कि ठीक है, शर्मा जी को बताने की कोई जरूरत नहीं, आराम से रहो, क्योंकि फिर रेट बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद भगत जी का ये शुक्रिया अदा करते हैं, दक्षिणा वगैरह कुछ जबरदस्ती देते हैं और चले जाते हैं। और पटवर्धन अंकल को भी हैरानी थी कि भाई ये तो कमाल कर गया, हम तो सोचते थे कि भाई ये क्या कर पाएगा जब इतने बड़े कुछ नहीं कर पाए। खैर होता क्या कि किस्सा यहीं पे खत्म? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है किस्सा खत्म? क्योंकि इस किस्से में प्रगति बच्ची को जिसने परेशान किया था, एक रात अभी कुछ ही दिन हुए थे, सो रहा था विवेक। उसकी आंख खुलती है जैसे उसके पैरों को कोई सहला रहा है। जैसे ही वो देखता है कि एक परछाई उसकी तरफ देख रही है चमकती आंखों से। डर जाता है। कौन? प्रगति? तुमने अच्छा नहीं किया, वो मेरी थी।
कहता कौन? प्रकृति। वो मेरी थी, मैंने उसे अपना बनाया था और तुमने उसे आजाद करा दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे गुलाम हो। ये तो बस आप देखते ना ताव देखते, दरवाजा खोल के फटाफट भागते हैं और पटवर्धन अंकल के पास चले जाते हैं। तो रात का समय था, पटवर्धन अंकल भी घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। ये सारा वाक्य बताते हैं। पहले तो पटवर्धन अंकल कोसते हैं भगत जी को, ये देखा, मुझे तो लग रहा था कि ये तो है ही ऐसा, आप देखा ये कहाँ। कहता नहीं नहीं नहीं, वो प्रकृति नहीं है, वो परछाई है। अब सारी जब बात बताते हैं तो पटवर्धन अंकल सोचते हैं कि प्रकृति भी तो यही कहती थी कि वो मुझे तंग करता है, मैं उससे निकलना चाहती हूँ। तो यानी इसका मतलब प्रकृति के अलावा भी कोई और है यहाँ पे, हो सकता है। अब अगले दिन भगत जी को दोबारा फोन किया जाता है और उनको फिर बुलाया जाता है। अब जब भगत जी मतलब बैठते हैं ना ध्यान करने, जब उनकी आंखें खुलती हैं, उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो गुस्से से कहते तो कैसे नहीं जाएगा, मैं देखता हूं। अब ये पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो कहते हैं कि ये यहाँ पे एक जिन है, बड़ा ही पुराना जिन है, और उसी ने ही उस बच्ची को मारा था। वो उस पर आशिक हो गया था और वो बेचारी बच्ची सह नहीं पाई और मर गई। उसने ही उसकी आत्मा को कैद किया था। बड़ी बड़ी तेज है वो चीज, क्योंकि जब मैंने प्रकृति को रास्ता दिखाया तो वो इन मंत्रों की वजह से छुप गया कहीं पे, वो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन वो अब तुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो तुझे ही इस चीज का कसूरवार समझता है। अब तो ये डर के कामने लग पड़े और कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने तो जो किया भलाई के लिए किया, लेकिन उसके लिए तो वो भलाई नहीं थी ना। अब वो कहते हैं कि देख बेटा, दो चीजें हो सकती है, या तो यहाँ से निकल जा क्योंकि उसका दायरा भी यहीं पे है, या फिर एक चीज और हो सकती है। कहते बताओ। ये जो समाधान है ये लंबा चलेगा, 40 दिन मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, तब तक तुझे भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद फिर हम एक हवन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये चाहता क्या है और ये कहाँ से निकला है और इसको कैसे काबू किया जा सकता है। अब ये कहते हैं कि भाई मैं अकेला रहता हूँ, आप रह लो। उस दौरान सारा कि भाई नॉन वेज वगैरह ये खाते नहीं थे, बट बिल्कुल शुद्धि वगैरह सब कुछ करनी है। अब 40 दिन पटवर्धन अंकल को बुलाया जाता है, वो मतलब बताया जाता है, तो वो भी कहता है ठीक है भाई करके देख लो। अब जब सब कुछ 40 दिन बीत जाते हैं, उस 40 दिनों में इनको प्रेजेंस महसूस होती थी, कोशिश होती थी, लेकिन सामने भगत बीज भी थे, उनकी वजह से कुछ हो नहीं पाता था। अब जब 41वें दिन इसका किया जाता है तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं लॉन्ग कट शॉर्ट करूंगा, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, उसको काबू किया जाता है। और उसको एक इन्होंने पहले ही एक ईंट और एक सीमेंट का जैसे मिक्सचर होता है ना बनाने के लिए कहा था। अब इनको लग रहा था कि ये मतलब क्या चीज़ है, ये समझ नहीं इनको लग रही। बट जब जरूरत पड़ी, जब सर्कल वगैरह उन्होंने बनाया, जब आखिर में इन्होंने कहा था कि जब मैं कहूँगा ना, तो तभी एक कोना इन्होंने पहले बता दिया था, उसी कोने पर जाकर, उसी कोने में जाकर तूने जल्दी से वो ईंट को जोड़ना है और वो जल्दी से प्लस्तर का कर देना है, और उसको एक उन्होंने कपड़ा दिया था उससे ढक देना। और अब जैसे ही ये हुआ, एकदम जब उन्होंने पंडित जी ने या भगत जी ने इनको इशारा किया तो ये इन्होंने फटाफट कर दिया। अब जब ये सब कुछ हो गया खत्म, उन्होंने कपड़े से ढक दिया, ऊपर उन्होंने नारियल वगैरह रखा और उन्होंने कहा कि एक बात का ध्यान रखना, जब तक ये जो बिल्डिंग है रहेगी, ये किसी भी तरीके से कोना टूटना नहीं चाहिए, इस पर और करना है, उसको अच्छे तरीके से कवर अप करना, कर दो जो मर्जी कर दो, ये यहाँ पर कैद हो चुका है। अब ये कहते हैं कि कैद कौन? वही जिन। तो फिर सारा पंडित जी बताते हैं, वो भगत जी बताते हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी थी एक कब्रिस्तान पर, और कब्रिस्तान वो बहुत पुराना कब्रिस्तान था, और एक जिन था जो इस कब्रिस्तान में था, एक जिन था, और वही जिन प्रकृति पर आशिक हुआ, बड़ा पुराना जिन है। अब उस जिन को यहाँ पर कैद कर ले गए, यहाँ से निकलेगा नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, जब तक बिल्डिंग रहेगी तब तक वो उसका यहाँ पर साया रहेगा, वो बिल्डिंग से बंधा हुआ है, यानी कि इस आशियाने से बंधा हुआ है। जैसे ही जब भी ये आशियाना जब भी टूटेगा कुछ बरसों बाद, वो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये यहाँ से छूटता है तो फिर ये इसी इलाके में रहेगा, यानी कि इस बिल्डिंग के इलाके में। अब शर्मा जी को बात बतानी जरूरी थी, लेकिन कैसे बताते कि भाई हमने उनके पीछे ये सब कुछ किया है। खैर पंडित जी भगत जी अगले दिन चले गए और इन्होंने पटवर्धन अंकल को बात बताई, और पटवर्धन अंकल ने कहा मुझे लगता है कि बेटा ये बना गया है, ऐसी कोई कब्रिस्तान वाली बात थी नहीं,
लेकिन ये कहते हैं कि आप कितने विश्वास से कह सकते हैं। तो कहते हैं कि विश्वास से तो नहीं, लेकिन अब इस बात का तो पता शर्मा जी के पास जाने से मिलेगा। ये शर्मा जी से मिलने का टाइम लेते हैं और शर्मा जी के पास जाते हैं। शर्मा जी के पास जाने के बाद ये बात करते हैं कि भाई ये सब कुछ हुआ है, अब आप बताओ। शर्मा जी की झुकी निगाहें देखकर पटवर्धन अंकल समझ चुके थे कि शर्मा जी, या यूं कहें कि उनके पिताजी ने इस बात को छुपाया। शर्मा जी मानते हैं कि हाँ, जब ये बिल्डिंग बनाने की तैयारी हुई तो मेरे पिताजी ने मुझे काफ़ी देर बाद बताया, और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान था, पुराने जो हड्डियाँ थी निकली थी, और हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि ज़मीन खरीद ली गई थी, तो हमने उसको एक किसी दूसरी जगह पे दफना दिया, अननोन जगह पे, और उसके बाद ये बिल्डिंग बना दी। यानी कि जो भगत जी ने कहा वो सच था, उनको कैसे पता। फिर उन्होंने सारा जो था अच्छे से बताया कि ऐसे कोना बनाया, तो वो भी एग्री हो गए, भाई मेरे अपार्टमेंट्स तो खाली थे। अब उन्होंने फिर उस कोने को अच्छे तरीके से जैसे दीवार का ही एक हिस्सा बना दिया, और बिल्कुल हो गया कि जब तक ये बिल्डिंग रहेगी तब तक इस चीज़ को तो बिल्कुल भी कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, इतने कंक्रीट लोहा सब कुछ डालकर। अब विवेक कहते हैं कि मुझे तकरीबन तकरीबन 4 या 5 वर्ष हो चुके हैं, मैं उसी फ्लैट में रह रहा हूँ, और ऊपर वाले फ्लैट जो खाली थे वो भी अब आबाद है। शर्मा जी ने अब बाहर से भी अच्छे तरीके से रेनोवेट करा दिया है, वायरिंग वगैरह भी नहीं करा दी है, पाइपिंग वगैरह भी नहीं करा दी है, और सारे जो अब अपार्टमेंट हैं खासतौर पे पटवर्धन नगर खुश है, क्योंकि वो जो माहौल पहले देखते थे वही माहौल अब है। हालांकि पुराने होने के कारण जो अम्यूनिटीज़ चाहते हैं बहुत ज़्यादा वो तो नहीं रहते, लेकिन जिनके बजट सीमित हैं वो यहाँ पर रहते हैं और बड़े खुश हैं। अब ये कहते हैं कि कई बार मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूं, अब कई और जगह जाता हूं, लेकिन लगाव हो चुका है, लगाव हो गया है पटवर्धन अंकल से, लगाव हो चुका है प्रकृति की उस प्रेजेंस से जो कभी थी इस दुनिया में बेचारी, और उसके साथ बहुत बुरा हुआ। अगर समय रहते कोई भगत जी जैसा इंसान मिल जाता तो शायद प्रगति आज इस दुनिया में होती और अच्छी जिंदगी जी रही होती। खैर, कहते हैं कि इस घटना के कुछ समय बाद दरवाज़ा खटकता है। हालांकि दोपहर का समय था, संडे को, तो मुझे कुछ इतना अचंभा नहीं था कि क्यों खटका, लेकिन जो सामने फेसिस थे वो अननोन थे। एक लेडी थी और एक लड़की थी। अब ये अंदर बुलाते हैं, जी आइए, और ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हम देसाई फैमिली से हैं, और मैं प्रगति की बुआ हूँ। तो ये हैरान रह जाते हैं कि भाई मैं समझा नहीं, आप मतलब। फिर इन्होंने बताया कि हमें मालूम हुआ पटवर्धन अंकल से, क्योंकि कांटेक्ट दूर का था, कभी कभी होता था, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक विवेक लड़का आया था और उसने प्रकृति को एक रास्ता दिखाया। और आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे भाई तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कुछ महीनों से प्रकृति की माँ की दशा में बेहद सुधार आ चुका है। और वो कहती है कि एक रात को प्रकृति मेरे सपने में आई थी और वो कह रही थी कि वो पापा के साथ बहुत खुश है, मम्मी अब आप अपने आप को ठीक करिए। और ये जो उन्होंने बात बोली थी कितने देर बाद नॉर्मल होके बात बोली थी, कितने बरसों बाद। तुम खुद सोच सकते हो, 1992 में प्रकृति हमें छोड़कर गई थी, और 1993 में जब इनके मेरे भाई यानी कि उसके हस्बैंड गए तो उसके बाद से तो वो ऐसे ही थी। अब उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, और अब वो बातें भी करती हैं प्रकृति को याद, और अपने पति को याद करके तो रोती हैं, लेकिन फिर भी अब हमें खुशी है कि प्रकृति की आत्मा को शांति मिली, और साथ के साथ ही उसकी माँ अब ठीक हो रही है। और कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारा बड़ा योगदान है, इसके लिए हमेशा हम आभारी रहेंगे। वो जो लड़की थी उनकी बेटी थी इन लेडी की, और इन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो मुझसे बन पाया, जो परमात्मा ने कराया, मैं कौन होता हूँ कराने वाला, और वो हो गया। सो अब इनको भी खुशी है कि प्रकृति जो शायद अपनी ज़िंदगी तो नहीं जी पाई, लेकिन मौत के बाद इतने बरसों बाद उस जिन से उसका छुटकारा हो गया। सो ये था आज का एपिसोड, पुणे का सबसे हॉन्टेड फ्लैट, जहाँ पर ना सिर्फ एक बेचारी लड़की की आत्मा कैद थी, बल्कि एक जिन, एक ऐसा जिन, उसकी परछाई, जिसने इतने बरसों तक एक ना सिर्फ जिंदा लड़की का हाल बुरा किया, बल्कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा तक को नहीं बख्शा और उसकी आत्मा तक को कैद किया। और दूसरी बात कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। लोग भागते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों की और बड़े बड़े साधु संतों और इनकी तरफ,
और वहीं कोई ऐसा गुमनाम इंसान जिसके बारे में किसी को कोई अता पता तक नहीं, और वो इन कार्य को सिद्ध करके चला गया। सो ऐसे लोग भी होते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। मुझे कुछ डीएम आते हैं कि सुनील भाई, आपके चैनल पे ये तांत्रिक आए थे, तो क्या हम उनसे सुजेशन ले सकते हैं, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? तो मैं, देखिए, सीधी सी बात है, मैं उस समय मैं पॉडकास्ट पे ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई समस्या है, पर मैं उससे पहले ये भी कहता हूँ कि उसका नाम सबसे बड़ा है। ठीक है, कई बार कुछ ऐसी समस्या आती हैं जिसका कुछ टेक्निकल हल भी होता है, लेकिन पर्सनली मैं फील करूँ, मैं अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं तांत्रिक के साथ, बहुत कम किए हैं, और आगे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इस चीज़ का फैसला लिया, क्योंकि कोई मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सका इस चीज़ को लेकर कि भाई जो उनके क्लेम्स हैं वो क्या सच है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 तांत्रिक तो ऐसे थे जिन्होंने ये क्लेम किया कि जो ये केस बता रहे हैं उन्होंने खुद हैंडल किया, लेकिन नीचे भर भर के कमेंट्स थे कि भाई अपना ये तो किसी इस चैनल पर कोई कहानी पहले सुनाई हुई है, कितनी देर पहले। तो जब मैंने उन चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, ऑल दो मैं, जब कोई गेस्ट आके बोलता है कहानी और उसकी कोई कहते हैं ना कि ये कहानी कॉपी है, तो मैं इतना गौर नहीं करता कि भाई ठीक है, हो सकता है भाई उस गेस्ट की अपनी नरेशन है, लेकिन ये प्रोफेशन है, उनका प्रोफेशन नरेटर नहीं है। जैसे मैं प्रोफेशनली नरेटर हूँ, तो हो सकता है किसी बंदे ने मुझे पहले कहानी भेजी हो, मैंने बोल दिया, वो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन भाई आप कोई कहानी को अपना केस बता रहे हो कि मैंने इस केस का हल किया, मेरे लिए वही वो क्राइम से कम नहीं है। तो उन्हीं में से तांत्रिकों ने मुझे कांटेक्ट किया दोबारा कि दोबारा पॉडकास्ट करना। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि भाई सॉरी, मैं जो 2 नंबर ही है उनके साथ पॉडकास्ट नहीं करता। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आप कहानी उठा के किसी और चैनल की आप बता के अपना केस बता रहे हो। तो इंसान धोखा एक बार खा सकता, बार बार नहीं खा सकता। ये धोखा नहीं था, मैंने कहा ना कि मेरे सवाल थे। एक तो आपने देखा भी होगा कि वो सवाल को, अगर आपने वो तांत्रिकों वाले पॉडकास्ट देखे होंगे, वो सवालों को सही तरीके से टैकल भी नहीं कर पाए, और दूसरा कि जो कहानियां थी वो भी भाई किसी और चैनल की। तो भाई अगर कोई पर्सन अपने प्रोफेशन के साथ प्रोफेशनल नहीं है, तो भाई मैं उसके साथ किसी भी तरीके का लिंक एटलीस्ट प्रोफेशनल तो नहीं रखता। तो अगर आप एटलीस्ट मेरे चैनल्स देखकर उन तांत्रिकों से कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं, तो मेरा पर्सनल व्यू है कि प्लीज़ प्लीज़ आप परमात्मा पर यकीन रखिए और सात्विक वे को ढूंढिए। सात्विक वे क्या? कि किसी एस्ट्रोलॉजर, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको मैं पर्सनली रिकमेंड कर देता हूँ चैनल पे। अब मैं दोबारा से नाम उनका नहीं लूँगा, कईयों को पता है कि क्या नाम उनका। तो एस्ट्रोलॉजर हो गए, तो एस्ट्रोलॉजर क्या बताएंगे आपको? उपाय बताएंगे कि जी भाई गाँव को आप रोटी खिलाओ, है ना, शनिवार वाले दिन तेल चढ़ाओ, है ना, ऐसे मतलब मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को वो चमेली का तेल चढ़ाओ, इस तरीके। ये तो सात्विक है ना, इसको तो आप आराम से करो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बहुत ज़्यादा परेशानी है तो एस्ट्रोलॉजर को भी करना चाहिए भाई, वो हमारी विद्या का एक हिस्सा है ना, सनातनी विद्या का हिस्सा है। लेकिन भाई आजकल के तांत्रिक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, लेकिन भाई वो जो एक तांत्रिक है, मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं है, और जितने भी मिले हैं सारे के सारे सच कहूँ ठग गए हैं। तो प्लीज़ जो मेरे वो वाले एपिसोड्स हैं, आप प्लीज़ उनको टेक एज अ एंटरटेनमेंट लीजिए। अदरवाइज मैं फिर से एक बार आपको वर्बली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरी पर्सनल जो थिंकिंग है वो यही है कि अवॉइड, है ना। अगर लेट्स से कि कोई आने वाले समय में आ भी जाता है ना पॉडकास्ट, तो वो ऐसा पॉडकास्ट हो सकता है कि किसी तांत्रिक ने मुझे कह दिया हो कि मैं बताता हूँ आपको कि आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा, उस वे में हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं किसी को एंडोर्स करूँ, ये नहीं मैं करूँगा, कर सकता ना ही, मतलब मेरा कुछ ऐसा इरादा है। तो प्लीज़ ध्यान जरूर रखिए इन चीज़ों का। अब जैसे मेरे साथ एक्सीडेंट हुए हैं पिछले कुछ समय में, तो मैं भी इनके पास भाग के जा सकता था, लेकिन मैंने एक बार भी सोचा तक नहीं इनके पास जाने का, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा जो परमात्मा बैठा है वही सब कुछ कर रहा है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर की अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके साथ डिस्कस जरूर हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये किस्से आपको, या आज का एक ही किस्सा था, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जाते जाते जरूर कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।